गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट कर दिया था। ग्लाइकोलाइसिस कर दिया, ग्लूकोज से एटीपी से एडीपी बन जाता है। एटीपी कंज्यूम करके ये ग्लूकोकाइनेज या हेक्सोकाइनेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना लेता है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमेरेज एंजाइम की प्रेजेंस में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज की प्रेजेंस में फ्रक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट बजाय कन्वर्ट हो जाता है। और जो फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट है वो एल्डोलेज की प्रेजेंस में डीएचपी डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट या फिर ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंट में एक एनएडी से एक एनएडीएच बनाकर ये 1,3 बिस फॉस्फेट ग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है। और जो 1,3 बिस फॉस्फेट ग्लिसरेट है वो 3 फॉस्फो ग्लिसरेट काइनेज की प्रेजेंस में 3 फॉस्फो ग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये म्यूटेज एंजाइम की प्रेजेंस में 2 फॉस्फो ग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है और इनोलेज की प्रेजेंस में फॉस्फोइनिल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। और फॉस्फोइनिल पायरुवेट है वो इनोलेज की प्रेजेंट फॉस्फोइनोलेट पायरुवेट काइनेज की प्रेजेंस में पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और एक एडीपी से एक एटीपी प्रोड्यूसिंग करता है, क्योंकि ये एनर्जी प्रोड्यूसिंग फेज है। तो एक एटीपी अपन को यहाँ से मिल गई और एक एटीपी ऊपर से मिल गई, यानी कि एक साइकिल में 2 एटीपी मिल गई। तो और अपन को और एटीपी मिलेगी कहाँ से, जब ये डीएचएपी पहले तो ये ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट है, ये एक चक्कर कर देगा और ये फिर इसमें आइसोमेरेज की प्रेजेंस में ये ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट मिल जाएगा, दूसरा चक्कर कंप्लीट कर देगा। यानी कि ऐसे अपन को 4 एटीपी मिल जाएगी। 4 एटीपी मिल जाएगी तो हाँ, हमारी एटीपी कितनी कंज्यूम हुई थी, सिर्फ एक एटीपी एक चक्कर में कंज्यूम हुई, 2 एटीपी कंज्यूम हुई थी। एक एटीपी यहाँ पे और एक एटीपी नीचे यहाँ पे। तो यानी कि एक एटीपी यहाँ कंज्यूम हुई थी, तो यानी टोटल 2 एटीपी कंज्यूम हो गई थी। और मैंने आपको कल भी नेट गेन बताया था, लेकिन आज फिर से बताते हूँ। तो अब डी एच ए पे विल बी आल्सो अंडर के सेम एनर्जी प्रोड्यूसिंग फेज। मैंने अभी बताया आपको कि सेम एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अब एनर्जी ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, यानी कि एनर्जी प्रोडक्शन कितना हुआ, इसमें 4 एटीपी और 2 एनएडीएच हुआ। और एनर्जी कंजप्शन कितना हुआ, जैसे 2 एटीपी कंजप्शन हुआ था, नेट गेन अपन को देख एनर्जी प्रोड्यूसिंग एंड एनर्जी कंजप्शन से अपन काट लेंगे तो नेट गेन अपन को 2 एटीपी रोड। अगर ये प्रोसेस है, अब आगे बात करते हैं, अगर ये प्रोसेस एरोबिक प्रोसेस होता है, मान लीजिए कि O2 प्रेजेंस होती है, अगर बॉडी में O2 पर्याप्त मात्रा में प्रेजेंस है तो ये पायरुविक एसिड होता है वो एलडीएच की प्रेजेंस में वह एन एरोबिक, यानी O2 प्रेजेंट नहीं होगा यार, सॉरी, इसमें O2 प्रेजेंट नहीं होगा क्योंकि एन एरोबिक लिखा हुआ है ना, इसमें O2 प्रेजेंट नहीं होगा। तो O2 प्रेजेंट नहीं होगा तो ये एलडीएच की प्रेजेंस में ये लैक्टिक एसिड बना लेगा, जिससे कि हमारे शरीर में बॉडी में पेन होने लगता है। जब जिस टाइम पे अपन एक्सरसाइज और जंपिंग और ये क्या कहते हैं बहुत ख़तरनाक वाले वर्क करते नहीं, तब अपने शरीर में ग्लूकोज की आवश्यकता बहुत ख़तरनाक वाली होती है। तो उस समय पर अगर अपर्याप्त मात्रा में अपन को O2 नहीं मिल पाती है तो ये इनडायरेक्टली ग्लाइकोलाइसिस होता है, इस कारण ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और अपन को नेट गेन होता है ना, वो ओनली 2 एटीपी होता है, क्योंकि एटीपी ज़्यादा मिलती नहीं है तो ये आगे टीसीए में जाता नहीं है। During this conversion, aldehyde lactate is required. The NAD is produced, which is the responsible for the glycolytic pathway. अपन को एक NADH से एक NAD कन्वर्ट हो जाता है, जिसे एक हाइड्रोजन मिलता है, वो ग्लाइकोलाइसिस के लिए इम्पोर्टेंट होता है, वो ये बात बोल रहा है। ड्यूरिंग द एनवर्स एक NADH डज नॉट एंटर ट्रांसपोर्ट ETC required the O2 so the 6 ATP
कैन नॉट बी प्रोड्यूस एंड रिजल्टिंग ग्लाइकोलाइसिस। ये बात गिराएगी जब O2 प्रेजेंस नहीं होती है ना, तो ये 6 ATP भी नहीं मिलेगी, प्लस में ये ETC में भी, ETC में भी नहीं जाएगा। तो ETC में भी नहीं जाएगा तो अपन को 6 ATP नहीं मिलेगी, और 6 ATP नहीं मिलेगी तो नेट गेन अपन को 2 ATP का ही होगा ओनली। अब एरोबिक प्रोसेस करते हैं। अगर मान लो कि एरोबिक प्रोसेस में यानी कि O2 प्रेजेंट है, तो O2 प्रेजेंट होगी तो पायरुविक एसिड है वो PDH की प्रेजेंट में एक NAD को एक NADH में कन्वर्ट कर देगा। एक NAD से अपन कितनी ATP मिलेगी? 3 ATP। और एसिटाइल को एंजाइम में कर देगा। एसिटाइल को एंजाइम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाता है और क्रेब्स साइकिल कंडक्ट कराता है। अब हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म होते हैं बहुत सारे, जैसे कि लिपिड का मेटाबॉलिज्म हो गया, CHO का मेटाबॉलिज्म हो गया, और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म। CHO यानी कार्बोहाइड्रेट होता है। अब इनका मेटाबॉलिज्म हो गया तो इनके जो कॉमन पाथवे यानी कि आपस में कैसे जुड़े हुए हैं उनके बारे में बात करते हैं। जो लिपिड होता है वो ट्राइग्लिसराइड फॉर्मेट में हमारी बॉडी में स्टोर होता है। तो ये ट्राइग्लिसराइड लीवर में जाता है, लीवर में जाकर इसका ब्रेक डाउन होता है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में। और तो फैटी एसिड होते हैं ना, उनका तो बीटा ऑक्सीडेंट के थ्रू एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है, और एसिटाइल कोएंजाइम सीधा अपने TCA में कन्वर्ट, TCA में जो TCA चक्कर होता है ना, TCA साइकिल, उसमें काम आ जाता है ये। और जो ग्लिसरॉल होता है, ग्लिसरॉल काइनेज की प्रेजेंस में ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। डीहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में ये DHAP में बदल जाता है, डीहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। जो एल्डोलेज की प्रेजेंस में फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट बनाता है, और ग्लाइकोलाइसिस आगे चलता है, जिससे फिर लास्ट में अपन को 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। अब ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन ग्लाइकोलाइसिस होता है, पायरुविक एसिड बनता है, फिर PDH की प्रेजेंस में एसिटाइल कोएंजाइम बनता है, और ये क्रेब्स साइकिल में जाता है और बहुत सारी ATP, H2O और CO2 प्रोड्यूस करता है। अब रही बात प्रोटीन्स, प्रोटीन सारी अमाइनो एसिड्स की बनी होती है। तो अमाइनो एसिड्स क्या करें, ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू ये कार्बोहाइड्रेट बना देते हैं ग्लूकोज फॉर्मेट के। और मोस्ट कॉमन एलेनिन होता है, जो ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड होता है। मोस्ट कॉमनली एलेनिन होता है हमारे बॉडी में, जो बहुत बड़ी मात्रा में ग्लूकोज बनाता है। अब बात करेंगे क्रेब्स साइकिल की। बहुत देर से बात कर रहे थे क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल इज द पाथवे इन विच द ग्लूकोज आफ्टर converted into the pyruvic acid converted into acetyl coenzyme presence of the PDH which give the CO2 H2O and energy. It is the process of aerobic process. अगर ये प्रेजेंट नहीं होगा तो एरोबिक प्रोसेस नहीं होगी। अपन को मैंने पहले भी बता दिया था आपको। क्रेब साइकिल अगर O2 प्रेजेंट नहीं होगी तो ये प्रोसेस होती ही नहीं है, क्योंकि ये एरोबिक प्रोसेस है। तो क्रेब साइकिल अकॉर्डिंग माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, क्योंकि वहाँ पर स्पेशल टाइप के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, तो जो क्रेब साइकिल के लिए रिक्वायर्ड होते हैं वो सब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। क्रेब साइकिल डुअल इन नेचर, कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक है। ये दोनों प्रकार की होती है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। इट इज़ आल्सो नोन एज ए सिट्रिक एसिड साइकिल, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है वो सिट्रिक एसिड होता है। अब इट इज़ आल्सो नोन एज ए TCA यानी कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, क्योंकि इसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाले वो बनेंगे प्रोडक्ट, तो इसलिए इसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड वाले वो क्या कहते हैं साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। अब आते हैं क्रेब साइकिल इज आल्सो नोन एज ए कॉमन मेटाबॉलिक पाथवे बिकॉज की कार्बोहाइड्रेट लिपिड प्रोटीन अंडरगो कॉमन मेटाबॉलिक बाय क्रेब साइकिल, क्योंकि ये क्रेब साइकिल के थ्रू ये आपस में जुड़े हुए हैं इनके मेटाबॉलिज्म, तो इसलिए क्रेब साइकिल को कॉमन मेटाबॉलिक पाथवे के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सभी इसी चीज़ में जुड़े हुए हैं आपस में। अभी अब ऊपर बात करी थी अपन ने। अब बात है ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस से तो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और PDH की प्रेजेंट में एसिटाइल कोएंजाइम बनाता है, और विटामिन B5 ड्राइवेट होता है। कौन? एसिटाइल कोएंजाइम विटामिन B5 ड्राइवेट होता है। अब ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाएगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के यानी फिर TCA मैट्रिक्स के अंदर होगा। ये वाली बात अपन ने कर ली थी, बस इसको थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझाया गया।
ये एक ट्रिक है, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। वेन वन पायरुविक एसिड अंडरगो क्रेब साइकिल, अगर एक पायरुविक एसिड क्रेब साइकिल में चला जाता है तो एक पायरुविक एसिड यानी कि दो बनते हैं, उसमें एक चला जाता है तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं पहले। तो एनर्जी प्रोड्यूस कितनी होगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। एनर्जी प्रोड्यूस बाय द कंजर्वेशन ऑफ पायरुविक एसिड इन एसिटाइल कोएंजाइम, तो एसिटाइल कोएंजाइम कन्वर्ट हो गया था तो 12 एटीपी तो ऐसे बनेगी, और 1 NADH जो ऊपर वाला होता है फर्स्ट में जो 1 NADH बनता है एसिटाइल कोएंजाइम बनने के बाद, वो मिलकर टोटल कितने 15 ATP बनाता है एक एसिटिक एसिड से। तो अब 2 एसिटिक एसिड बनते हैं तो 2 का यानी कि 30 ATPs हो जाती है। When the molecule of glycolysis completely break down into the CO2H2 by the glycolysis Krebs cycle, energy produced is the equal, यानी कि दो तो पायरुविक एसिड टूटेगा और 8 ATP अपन को ग्लाइकोलाइसिस से मिल गई थी, तो यानी कि 38 + 30, तो टोटल 38 ATPs अपन को मिल जाती है इन एरोबिक प्रोसेस में अगर ग्लाइकोलाइसिस होता है तो। वेन वन मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है तो 38 मोलिक्यूल ऑफ ATP प्रोड्यूस्ड, एंड वेन वन मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 180 ग्राम इज कन्वर्टेड इनटू द CO2 H2O, तो 2868 किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। यानी कि एक मोल अगर अब टूटेगा ग्लूकोज, एक मोल ग्लूकोज टूटेगा तो यानी कि 180 ग्राम होता है एक मोल, तो वो कन्वर्ट होगा तो उससे अपन को 2868 किलो जूल एनर्जी मिलेगी। अब पायरुविक एसिड है, पायरुविक PDH की प्रेजेंट में एसिटाइल कोएंजाइम बन गया था और एक NAD से एक NADH यहाँ पर अब बना दिया इसने, समझ गए, यहाँ पर बना दिया। अब एसिटाइल कोएंजाइम सिट्रेट सिंथेज की प्रेजेंट में एसिटाइल कोएंजाइम ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होता है, और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है ना सिट्रेट सिंथेज की प्रेजेंट में सिट्रिक एसिड को बना लेते हैं, और सिट्रिक एसिड होता है वो एकोनिटेज एक स्पेशल टाइप का एंजाइम होता है, उसकी प्रेजेंट में आइसोसिट्रिक एसिड बना लेता है, आइसोसिट्रिक एसिड बनाते हैं। और आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड बनता है, अब आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजनेज जहाँ पर डिहाइड्रोजनेज आता है वहाँ पर अधिकतर NADA बनता है, तो NADA एक यहाँ पर बन गया, CO2 प्रोड्यूस हो गई, और अल्फा कीटोग्लूटेरेट फिर डिहाइड्रोजनेज आ गया, फिर एक और NAD बन गया, फिर अल्फा कीटो डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंट में ये किस में बदल जाता है, सक्सिनिक एसिड में बदल जाता है, और सक्सिनिक एसिड एक GDP से एक GTP बना देता है जो इक्वल होती है एक ATP के। तो ये सक्सिनिक थायोकाइनेज की प्रेजेंट में ये सक्सिनिक एसिड ये सक्सिनेट में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये सक्सिनेट होता है, ये सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज यानी कि फिर डिहाइड्रोजनेज आ गया, तो यानी कि यहाँ पर FADH2 बनता है, लेकिन ये ध्यान रखना एक FAD कन्वर्ट इनटू FADH, और यानी कि एक FAD कितने बराबर होता है, 2 ATP के बराबर होता है। और सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंट में ये सक्सिनिक एसिड होता है वो फ्यूमरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। फ्यूमरिक एसिड फ्यूमरेज की प्रेजेंट में फ्यूमरेट एंजाइम होता है जिसकी प्रेजेंस में ये मेलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर मेलिक एसिड होता है वो मेलेट डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंट में एक NAD प्लस से एक NAD बना के वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये पूरी साइकिल TCA के नाम से जानी जाती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट साइकिल है, आप लिख लेना इसे। मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। तो धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में अपन पूरी साइकिल शुरू कर देंगे। और चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो यार, व्यू नहीं आ रहे, सब्सक्राइब भाई सब्सक्राइब।
आप लोग सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे तो यार मैं आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है ना। आपको करता नहीं, मेरे व्यू नहीं आ रहे तो यार ऐसा सोचता हूँ यार बनाऊँ नहीं बनाऊँ। मैं बहुत दिनों से मेहनत कर रहा हूँ पर सफल ही नहीं होता है। नए नए चैनल बनाते जा रहा हूँ। धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताना आप। अगली क्लास में पढ़ेंगे हम कोडिंग साइकिल। धन्यवाद।